कहां तक पहुंच गई थी? व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, गांधी जी का व्यक्तिगत सत्याग्रह, ठीक है। और व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था, अच्छा व्यक्तिगत सत्याग्रह फिर से बता दे, आंसर राइटिंग के बारे में ही बताऊंगा निकिता, ठीक है, आंसर राइटिंग के बारे में ही तुमको मुझे बताना है। देखो वहीं से कहानी शुरू कर रहे हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह अभी फिर से आ जाएगा इस कहानी में। हम क्या देख रहे थे, दो घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। पहला क्या हो रहा है कि यूरोप में चल रहा है दूसरा विश्व युद्ध, और हमने देखा कि अंग्रेज जो है ना उस विश्व युद्ध में फंस गए। कैसे फंसे अभी क्लियर होता चला जाएगा। और दूसरी तरफ जो स्वतंत्रता संग्राम है उसकी अपनी गति है, ठीक है। हमने देखा कि द्वितीय विश्व युद्ध पे कांग्रेस के अंदर क्या बहस हो रही है, किस तरह त्रिपुरी संकट पैदा हो गया है, और त्रिपुरी संकट के बाद में लगातार ये बहस चल रही है कि कांग्रेस को जल्दी से जल्दी आंदोलन छेड़ देना चाहिए, ठीक है। द्वितीय विश्व युद्ध को लेकर के दो नीतियां थी, रणनीतियां थी, उस पर भी हम लोगों ने बात करी थी। तो थोड़ा सा ये आपको गति यहां दिखाई दे रही है कि ये दोनों आपस में एक दूसरे से मिल गई चीजें, कि द्वितीय विश्व युद्ध भी चल रहा है और स्वतंत्रता संग्राम भी चल रहा है, एक दूसरे को ओवरलैप करते हुए, ठीक है ना। हिस्ट्री ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, बिल्कुल वो मेंस का सब्जेक्ट है, उस पर बात करेंगे हम लोग। और मंडे से हम लोग पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात करेंगे, उसके आगे बढ़ जाएंगे। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया पे बहुत सवाल आ नहीं रहे हैं, पिछले 10 साल से एक पैटर्न बन गया है कि उस पर सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा उसको सरसरी निगाह से ही देखना है, बहुत ज्यादा मत देखो, क्योंकि बहुत ही स्मार्टली पढ़ना है, हद से ज्यादा मेहनत ऐसे एरियाज पे नहीं करनी जिनसे सवाल 10 साल से ना पूछा जा रहा हो, है ना। और अभी जो सिचुएशन है उसमें लगता भी नहीं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में कुछ होने वाला है, ठीक है। मॉडर्न, हाँ मॉडर्न पीटी प्लस मेंस है, वर्ड सिर्फ मेंस है। तो जब हम पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया खत्म करेंगे उसके बाद हम वर्ल्ड हिस्ट्री पर आ जाएंगे, और मैं बात करूंगा कि जो केवल मेंस के ऐसे सेगमेंट्स हैं जो केवल मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उस पर बात होगा, ठीक है ना, उस पर बात करेंगे हम लोग, ठीक है। चलो, कल क्लास टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से नहीं हुई बेटा, ठीक है। टेक्नोलॉजी होती है, उसमें कोई कैप्चर कार्ड के अंदर प्रॉब्लम आई और फिर कैप्चर कार्ड तो इतनी जल्दी ठीक नहीं हो सकता था, ठीक है ना। चलो करेंगे तमन्ना, सब बात आएगी, सारी चीजें आ जाएंगी, अभी चिंता नहीं करो। अब हम अपने फ्लो में वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि फ्लो क्या बन गया है, एक तरफ तो द्वितीय विश्व युद्ध है, और द्वितीय विश्व युद्ध में समस्या क्या है कि ब्रिटेन बुरी तरह से उलझ रहा है, ब्रिटेन बुरी तरह उलझ गया है। उलझ गया है ये जब आप पढ़ेंगे वर्ल्ड हिस्ट्री तब आपको समझ में आएगा कि कैसे उलझ गया था। बुरी तरीके से ऐसे उलझ गया कि सारी जिम्मेदारी कुछ समय के लिए ब्रिटेन के ऊपर आ गई। हिटलर जो है जर्मनी, उसने फ्रांस को तो गुलाम बना लिया, कब्जा कर लिया फ्रांस के ऊपर। तो जो यूरोप के अंदर जर्मनी को रोकने की ताकत रखने वाली शक्ति थी वो फ्रांस, उसको जर्मनी ने हरा दिया। सोवियत संघ बहुत समय तक युद्ध में सीधे तौर पर नहीं आया, पोलैंड पे हमला हुआ। ये कहानियां तब समझेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री समझेंगे, वरना उसी में चले जाएंगे तो एक क्लास उसमें जाएगी, ठीक है। तो उसमें क्या हुआ कि पूरा का पूरा जो पोलैंड था उसको आधा आधा बांट लिया, आधे में घुस गया सोवियत संघ, आधे में घुस गया जर्मनी। लेकिन सोवियत संघ भी युद्ध से दूर रहा, ठीक। अमेरिका भी युद्ध से अलग है, दूर है, क्योंकि अमेरिका तो अलग कॉन्टिनेंट है, अलग प्रायद्वीप है। अब सारी की सारी जिम्मेदारी जिसे एक ताकत पर आ गई वो कौन थी, वो था ब्रिटेन। तो ब्रिटेन इतनी बुरी तरीके से उलझा कि ब्रिटेन के सामने ये मजबूरी बन गई कि ब्रिटेन को चाहिए भारत का सहयोग, ठीक है। क्या हुआ कि ब्रिटेन के लिए भारत का सहयोग जरूरी हो गया। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है। कैसे जरूरी हुआ अभी समझेंगे इसको। ब्रिटेन के लिए भारत का सहयोग जरूरी, और यहां पर अब मजबूरी वही है कि अब इन्हें बात करनी है, भारतीय नेताओं से बात करना जरूरी लगने लगा है, क्योंकि अगर भारतीय नेताओं को हम संतुष्ट नहीं करेंगे तो भारतीय नेता इसमें हमारा सहयोग नहीं करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध की ये दूसरी परिस्थिति बन गई है, ठीक है ना। फ्रांस को जर्मनी ने रुला दिया, बिल्कुल सही। तो ये एक बड़ी मुश्किल ब्रिटेन के सामने खड़ी होती चली जा रही, अभी इस पर आएंगे। दूसरी तरफ क्या हो रहा है कि भारत के भीतर स्वतंत्रता संग्राम की मांग क्या है, वो कह रहे हैं स्वतंत्र करो, सहयोग देंगे। उनकी मांग ही ये बनती चली जा रही है कि भाई अब हम नहीं मानेंगे कि तुम हमको कुछ भी पट्टी पढ़ा के चले जाओ कि युद्ध खत्म होगा तो ये करेंगे, युद्ध खत्म होगा तो वो करेंगे। हमारी डिमांड एकदम क्लियर है, हमको आजाद कर दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गांधी जी कहते हैं कि एक गुलाम दूसरे की मदद क्या करेगा किसी दूसरे की, हम तो खुद ही गुलाम है, ठीक है ना। साथ में बना लो बेटा, साथी में बनाते रहो, मैं टाइम भी दे दूंगा, जो बच्चे साथ में नहीं बनाएंगे पहले समझ रहे उनको भी टाइम दे दूंगा। स्वतंत्र करो तो हम तुमको सहयोग देने को तैयार है। और इसी वजह से कि हम ब्रिटेन को परेशान नहीं करना चाहते, ये कहानी हमने सब सुन ली ना कि भाई हम ब्रिटेन को परेशान नहीं करना चाहते, क्योंकि जर्मनी को हराना अभी जरूरी है, ये सब लोगों की चिंता है। तो वहां पर गांधी जी ने कहा कि हम परेशान तो नहीं करेंगे लेकिन हम चुप भी नहीं बैठेंगे। तो गांधी जी ने किया व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत सत्याग्रह छेड़ दिया। अक्टूबर 1940 लगातार ये चल रहा है व्यक्तिगत सत्याग्रह। और जैसा मैंने आपको बताया कि व्यक्तिगत सत्याग्रह जो था वो जबरदस्त सफल हो गया, कोई बड़ा आंदोलन नहीं छेड़ रहे। व्यक्तिगत सत्याग्रह, व्यक्तिगत का मतलब व्यक्तिगत, कुछ चुनिंदा लोग ही सत्याग्रह करेंगे, जनता सड़कों पर नहीं आएगी। तो गांधी जी का मूवमेंट पर यार होल्ड देखो तुम जरा, है ना, कि कहां सबको निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं, और कभी क्या करते हैं कि कहेंगे एक एक आदमी जाएगा, और लोग मान जाते हैं। गांधी जी पर इतना विश्वास लोगों को है। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह मई 1941 तक चलता है, 25,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार होते हैं, 25,000 लोग। तो यहां मोमेंटम बन रहा है, ये समझ गए ना इक्वेशन, कि इस इक्वेशन के बीच में चीजें यहां से आगे बढ़ने वाली हैं, आगे विकसित होंगी। तो अब क्या होगा,
व्यक्तिगत सत्याग्रह हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। यही कुछ कुछ बातें थी जो हमने तुमको लास्ट क्लास में बताई भी थी कि ब्रिटेन के लिए कोई मुश्किल नहीं खड़ी करनी है, लेकिन हम अपनी बात कहने का अधिकार रखते हैं, इसलिए हम व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। बढ़िया है सुप्रिया, ऐसे साथ में ही चलो, ठीक है। व्यक्तिगत सत्याग्रह ऐसे चलता है कि हम अपना विरोध जताने का अधिकार हमारा है, हम अपनी बात रखने के लिए कि हमें स्वतंत्र करो तो हम सहयोग देंगे, तो सत्याग्रही बनते हैं। हमने बात की पहले सत्याग्रही कौन बने, सवाल आएगा ये। पहले सत्याग्रही है विनोबा भावे, दूसरे सत्याग्रही है जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे सत्याग्रही है ब्रह्मदत्त, और उसके बाद तो बहुत सारे लोग सत्याग्रह करते ही करते हैं। और आखिरी चीज जो हम लोगों ने बात की थी कि गांधी जी ने कहा कि अगर गिरफ्तार ना हो तो सीधे चलो कहां, दिल्ली की तरफ, और उसको कहा दिल्ली चलो का नारा। हाँ, बहुत अच्छी बात है राजलक्ष्मी, अच्छा सवाल कि भारत के पास कुछ नहीं था तो फिर सहयोग क्यों चाहिए था। सहयोग दो वजह से चाहिए था। पहला, भारत की जो सेना है उस सेना का सहयोग चाहिए था हमें विश्व युद्ध में ब्रिटेन को, और अगर देश के भीतर हम आंदोलन में चले जाते हैं तो ऐसा ना हो कि आंदोलन की वजह से सेना भी भड़क जाए, सेना में भी बगावत की गुंजाइश है, वहां भी बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिस पर अभी हम आने वाले हैं थोड़ी देर में, ठीक है। इस सेना में भी हल्की हल्की सुगबुगाहट शुरू हो गई, तो उनको लग रहा है कि ऐसा ना हो कि कोई आंदोलन हो और सेना और पुलिस को अंदर उस आंदोलन को दबाना पड़े और विदेश में हम उसका उपयोग ना कर पाए। दूसरी चीज, भारत का एक्सप्लॉइटेशन है, शोषण कर रहे हैं, भारत के संसाधन तो है ना, तो भारत के संसाधनों का दोहन तब होगा सही से जब अंदर आंतरिक शांति एवं व्यवस्था बनी रहेगी। तो ये 2-3 पॉइंट अभी लिखेंगे तो लिख लेंगे। तो यहां पर ये डेवलप हो रहा है। अब जरा मेजर हेडिंग डालो, जो मेन हेडिंग है वो तुम लोग डाल दो, भारत छोड़ो आंदोलन आ गया। आजादी का सबसे आखिरी जो आंदोलन है, जन आंदोलन, वो आ गया, भारत छोड़ो आंदोलन। इसके बाद तो कहानी पलटने वाली है। जरा हेडिंग डाल के लिखो, द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों में ब्रिटेन बुरी तरह उलझ गया था, बुरी तरह उलझ गया था। जर्मनी ने फ्रांस पर कब्जा कर लिया था और पूर्वी यूरोप तक कई देश उसके नियंत्रण में आ गए थे। जून 1941 तक सोवियत संघ भी युद्ध से बाहर रहा, सोवियत संघ भी युद्ध से बाहर रहा। अमेरिका ब्रिटेन आदि देशों को ऋण तथा हथियार देता रहा, परंतु युद्ध में शामिल नहीं हुआ। समझ गए ना कैसे फंस रहा है अभी? तुम बेटा नेता बनते थे, फंस गए। अमेरिका, अभी तुम लोग करंट अफेयर्स में पढ़ोगे ही, इजराइल फिलिस्तीन का संघर्ष चल रहा था, अब इजराइल और ईरान का संघर्ष चल रहा है, रूस और यूक्रेन का संघर्ष चल रहा है, अभी 2 हॉटस्पॉट बन गए हैं। सवाल यहां पर यही खड़ा हो जाता है कि क्या, जब हम द्वितीय विश्व युद्ध की बात कर रहे होंगे तब चर्चा करेंगे कि क्या तृतीय विश्व युद्ध सन्निकट है। तो तुम्हारा इंटरनेशनल रिलेशंस, हिस्ट्री, पॉलिटी, ठीक है, ये सब मिलकर के एक सवाल बना देंगे और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तुम्हारे लिए, ठीक। तो मैं ये कह रहा हूं कि चाहे रूस यूक्रेन की लड़ाई हो, चाहे इजराइल और फिलिस्तीन की लड़ाई हो, और चाहे तुम्हारा इजराइल और ईरान की लड़ाई हो, हर जगह एक जो है ना विलेन है, एक आदमी, एक ताकत हर जगह पे बैठी हुई है, वो है अमेरिका। तो अमेरिका अभी भी धन ले लो, अगर तुम्हारे पास, ठीक है ना, अगर तुम्हारे पास हथियार नहीं है हमसे ले लो, हथियार खरीदने के पैसे नहीं है तो कर्जा ले लो, ये चल रहा था, ठीक है। बात करेंगे आशीष, जब विश्व युद्ध पर, वर्ल्ड हिस्ट्री पे बात करेंगे हम लोग, तब बिताएंगे उधर। तो लिखो जरा, इस प्रकार यूरोप सहित पूरी दुनिया में ब्रिटेन अब तक अकेला संघर्ष कर रहा है। इस संघर्ष में उसे अपने सबसे बड़े उपनिवेश भारत का सहयोग चाहिए था, सबसे बड़े उपनिवेश भारत का सहयोग चाहिए था।
भारतीय सेना के, ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक, ठीक है, ब्रिटिश सेना के भारतीय सैनिक, कॉमा, भारत के आंतरिक संसाधन, भारत के आंतरिक संसाधन और भारत में शांति एवं व्यवस्था, ठीक है, भारत में शांति व्यवस्था, फिर लंबा सा हाइफन मारो, ठीक है, लिखने का एक तरीका स्टाइल भी होता है, ठीक है ना, लंबा हाइफन मार दो, भारत में शांति एवं व्यवस्था हाइफन, यह तीन ब्रिटेन की मूलभूत आवश्यकताएं थी, ठीक है, ये 3 मूलभूत आवश्यकताएं थी। अब देखो इसको लिख लो पहले। नम्रता कह रही है कि बेस्ट टीचर ऑन दिस प्लेनेट, प्लेनेट का गारंटी तो कैसे लूंगा नम्रता, है ना, पता चला कल को एलन मस्क जो है मार्स पे पहुंच जाए और कहे कि यहां बढ़िया टीचर मौजूद है। चलो ठीक है, बिल्कुल यूएसए तो राजनीति करता है, तो ये तुमने समझ लिया कि ब्रिटेन बुरी तरह से उलझ गया है, ये पहला हिस्सा हमने देख लिया, तो चाहिए उसको क्या, सहयोग। तो अब यहां पर दूसरे पार्ट पर आएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, क्योंकि यहां से कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हारे लिए खड़ा हो सकता है, इसलिए इसको समझो। अब देखो आगे लिखो, इसके लिए जरूरी था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को संतुष्ट किया जाए, ठीक है, संतुष्ट किया जाए। वाह वाह क्या बात है, विकास तमन्ना सब लगे हुए हैं। चलो अब संतुष्ट किया जाए, अब यहां आ गए कांग्रेस, इसी में आगे लिखना, कांग्रेस के भीतर भी रणनीति को लेकर विवाद हो चुका था, ठीक है, रणनीति को लेकर विवाद हो चुका था, ब्रैकेट में लिखना त्रिपुरी संकट ब्रैकेट में। और मेंस की आंसर राइटिंग स्टाइल में तुम्हें कई जगहों पर ना केवल कैचवर्ड्स डाल देने, एग्जामिनर को ये पता चल जाए कि अरे यार इसको तो पूरा कैनवस पता है और ये कैचवर्ड डाल रहा है, हमारा जो एस्पिरेंट है इसको जानकारी पूरी है, स्मार्ट है, उसको पता है कि क्या क्या चल रहा है दुनिया में, मार्क्स आ जाएंगे। ब्रैकेट में लिखो त्रिपुरी संकट, कॉमा, सुभाष चंद्र बोस का इस्तीफा और फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना। ये अंदर का झंझट चल रहा है, तुरंत आना चाहिए, आंदोलन करना चाहिए, गांधी जी कह रहे हैं अभी नहीं करना चाहिए, रुक जाओ, ठीक है, कई नेता इस पक्ष में है कि ब्रिटेन का फायदा नहीं उठाएंगे, वो चर्चा हम लोगों ने कर ली, ठीक है। अब बढ़ो, इसी पृष्ठभूमि में व्यक्तिगत सत्याग्रह को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है, व्यक्तिगत सत्याग्रह को अभूतपूर्व सफलता प्राप्त होती है। जैसा हमने किया था उसको रिपीट करवा रहा हूं ताकि तुम्हारा मेंस आंसर राइटिंग का पूरा स्ट्रक्चर एक जगह पे इकट्ठा हो जाता है। लिखो मई 1941 तक 25,000 सत्याग्रही गिरफ्तार किए जा चुके थे, ठीक है, गिरफ्तार किए जा चुके थे। अब यहां से क्या हो रहा है, आंदोलन के अंदर, ठीक है, एकदम उलझन पैदा हो जाती है, क्या करना क्या है, ठीक है। नहीं बेटा, इस हफ्ते में मॉडर्न इंडिया एकदम बढ़िया से सब खत्म हो रहा है, ठीक है, इसी हफ्ते में, आज ट्यूसडे है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, 4 क्लासेस में सब हो जाएगा। उसके बाद हम लोग आएंगे पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, फिर आ जाएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री, ठीक है, अभी लंबा साथ है, ठीक। अब तुम लोगों ने समझ लिया मई 1941 मैंने क्यों लिखवाया। जून में क्या हुआ, जून में कुछ विश्व परिस्थितियां बदल गई और उन बदली विश्व परिस्थितियों में अब जरूरी है कि एक तरफ अंग्रेज जल्दी जल्दी आगे बढ़े सहयोग के लिए और दूसरी तरफ कांग्रेस उनसे अपनी शर्त मनवाए और आंदोलन की तरफ जाए, दोनों, ठीक है। फॉरवर्ड ब्लॉक एस्टैब्लिश्ड बाय सुभाष चंद्र बोस, लिखा था हम लोगों ने जब हम लोग त्रिपुरी संकट पर बात कर रहे थे, ठीक है। अब देखो यहां क्या हुआ, थोड़ा सा समझो फिर आगे बढ़ेंगे। इस पृष्ठभूमि में होता क्या है कि ये मैंने कहा कि बातें बन गई जून 1941 क्या हुआ, जर्मनी का सोवियत संघ पर हमला, यह बहुत बड़ी घटना हो गई, जर्मनी का सोवियत संघ पर हमला। अभी हमने क्या लिखा था कि सोवियत संघ बाहर है, वो सोच रहा है कि जर्मनी जब तक हम पर हमला नहीं करेगा हमें क्या पड़ा, ठीक है ना, जब तक अपनी गर्दन पर बात नहीं आ जाती तब तक अगर बगल वाला कोई मारा जा रहा है तो हम कहते हैं यार जब तक हम पर हमला नहीं होगा तब तक कोई दिक्कत नहीं है। तो सोवियत संघ यही कर रहा था, मई तक ये परिस्थितियां हैं और जून में जर्मनी ने अब सोवियत संघ पर हमला कर दिया। और अगर सोवियत संघ हार जाता तो तुम समझ लो ना कि जर्मनी उसके बाद में तय हो जाता कि पूरी दुनिया पर राज करेगा। बहुत बड़ा देश है सोवियत संघ, इतना बड़ा ह्यूमन रिसोर्स, इतने ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेस, यूरोप के अंदर की सारी ज्योग्राफी जो एशिया के ऊपर तक चली जाती है, जर्मनी बहुत शक्तिशाली हो जाता, इसलिए खतरा और ज्यादा यहां पर बढ़ गया। दूसरी चीज क्या थी कि इस युद्ध में एक बड़ा तगड़ा कारनामा हो रहा था, वो कारनामा जो है वो क्या है कि हम लोग देख रहे हैं कि ये और बड़ा बना है कि
ये भारत, ठीक है, भारत है। यहां यूरोप के अंदर जर्मनी है। जर्मनी ने अभी कर दिया सोवियत संघ पर हमला। फ्रांस को वो पहले ही जीत चुका है। पूर्वी यूरोप के तमाम देश उसके नियंत्रण में आ चुके हैं। बचा है ब्रिटेन, ठीक है, और यहां पर है यूएसए। लड़ाई जो है केवल और केवल यूरोप में नहीं चल रही है। इंटरेस्टिंग फैक्टर क्या है, रजत, इस पर अभी बात कर लेंगे बेटा, ये फ्लो में कर ले तब इस पर आज बात करेंगे, ठीक है। केवल यूरोप में युद्ध नहीं चल रहा है, यहां पर एक है जर्मनी। जर्मनी को रेड मार्क कर देता हूं, ठीक है, ये वाकई दुनिया के लिए खतरा बन गया था। ये जर्मनी बैठा हुआ है, यहां पर इसका एक अलाई है, इसका एक साथी है, वो है इटली, ठीक है, इटली, ये भी इसके साथ आगे बढ़ रहा है, ठीक है ना, इटली। और तीसरी जो ताकत है वो बैठी है यहां पर, जापान। और जापान की कहानी जब हम लोग पढ़ेंगे तो बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी, बड़ी अच्छी कहानी लगती है जब जापान के बारे में पढ़ेंगे तो। ये है जापान। ये तीनों क्या है, एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, जर्मनी प्लस इटली प्लस जापान। और युद्ध जो है अब चला आया है बच्चे ना एशिया में, ये बढ़ रहा है नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ, उन इलाकों में जहां अंग्रेजों का कब्जा है। फ्रांसीसी तो हार ही चुके हैं, लेकिन मूल रूप से अंग्रेजों को डर लग रहा है, ठीक है। फिलीपींस, मलाया, मलय प्रायद्वीप ही बाद में मलेशिया कहलाया, ठीक है ना, मलय प्रायद्वीप ही मलेशिया कहलाया, ठीक। इसी तरीके से ऊपर वो जा रहा है, इंडो चाइना के इलाकों की तरफ जा रहा है, ठीक है ना। तो वो इलाके जो कि अंग्रेजों के नियंत्रण में है या मित्र राष्ट्र यानी अंग्रेजों के सहयोगियों के नियंत्रण में है, उन पर सब पर कब्जा होता चला जा रहा है। किसका, जापान का, इंडोनेशिया। और इंडोनेशिया से होते होते युद्ध आ गया बर्मा तक, बर्मा तक। अब ये खतरा है अंग्रेजों के लिए। अब इनकी हालत खराब हो गई, क्यों, क्योंकि युद्ध केवल यूरोप में नहीं है, युद्ध तो एशिया में आ गया, और एशिया से होते होते युद्ध आ गया भारत के दरवाजे पर। भारत तक युद्ध पहुंच गया है, और अब अंग्रेजों को लग रहा है कि जल्दी से जल्दी कुछ करना पड़ेगा, वरना ऐसा ना हो कि जापान कब्जा कर ले भारत के ऊपर, ठीक है। कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि अब जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, करूंगा रजत, आज कर लूंगा, कि जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, कुछ कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है, वरना अगर जापान कब्जा कर लेगा, कहावत होती ना, एक तरफ कुआं एक तरफ खाई, तो चाहे इधर गिरो चाहे उधर गिरो, गिरो मरना तय है। एक कहावत कही जाती कि इधर सांपनाथ इधर नागनाथ, सांप काटेगा तब भी मरना है और नाग काटेगा तब भी मरना है, तो आपको चयन करना पड़ता है। लेकिन यहां पर अगर देखा जाए तो अंग्रेज जो है छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं, बर्मा तक छोड़ के भाग रहे हैं, और इस वजह से कांग्रेस के नेताओं को लग रहा है कि जापान की सेनाएं अगर और बढ़ेंगी तो फिर क्या होगा, भारत को जापान गुलाम बना लेगा और अंग्रेज छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसलिए जल्दी जल्दी स्वतंत्रता की बात करो भाई, जल्दी आजाद हो जाए, हमारे हाथ में कोई ताकत आए तो हम लड़ेंगे, ठीक है ना। चलो, तो ये तुमने सिनेरियो समझ लिया कि कैसे टर्न आ जाता है एक बड़ा, और जल्दी ही ये परिस्थितियां पैदा हो जाती हैं कि युद्ध में हमें कोई निर्णय तत्काल प्रभाव से लेना पड़ेगा, ठीक है। जून में यह घटनाक्रम हुआ, दिसंबर 1941 तक ये जो जापान है उसने अमेरिका का एक नौसैनिक अड्डा था, जापान का यूएसए के पर्ल हार्बर पर हमला। इससे क्या हुआ, इससे यूएसए भी युद्ध में आ गया, यानी युद्ध फैलता चला जा रहा है। यूरोप में था, एशिया में आ गया, अमेरिका को भी युद्ध में आना पड़ गया क्योंकि पर्ल हार्बर पे हमला हो गया। विश्व युद्ध अब सही मायनों में पूरे विश्व में फैल चुका था। ये अंग्रेजों का डेस्परेशन है। अब लिखो जरा, एक हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, विश्व युद्ध की बदलती परिस्थितियां। ये एक हेडिंग डाल देना इसी के अंदर, विश्व युद्ध की बदलती परिस्थितियां, इस हेडिंग के अंतर्गत लिखो, विश्व युद्ध में जून 1941 में, जून 1941 में एक बड़ा मोड़ आ गया, एक बड़ा मोड़ आ गया। बड़ा मोड़ आ गया। जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया, जर्मनी ने सोवियत संघ पर हमला कर दिया और सोवियत संघ भी युद्ध में कूद पड़ा। जर्मनी के सोवियत संघ पर, जर्मनी के सोवियत संघ पर विजय का अर्थ था, विजय का अर्थ था ब्रिटेन सहित मित्र राष्ट्रों का सर्वनाश, मित्र राष्ट्रों का सर्वनाश। दिसंबर 1941 में जापान ने अमेरिका के नौसैनिक अड्डे
पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। पर्ल हार्बर पर हमला कर दिया। जापान की आक्रामकता ने युद्ध का एशिया में विस्तार कर दिया था। युद्ध का एशिया में विस्तार कर दिया था। पूर्णविराम। ब्रिटेन तथा अन्य यूरोपीय शक्तियों के नियंत्रण वाले फिलीपींस, मलाया, इंडोचाइना, इंडोनेशिया से होते हुए मार्च 1942 में जापान का बर्मा पर अधिकार हो गया। जापान का बर्मा पर अधिकार हो गया। पूर्ण विराम। यानी युद्ध अब भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। बर्मा एकदम बगल में आ गया, ठीक है, भारत की सीमाओं तक आ पहुंचा। ठीक, अब ये कहानी आपने देख ली। अब एक और बढ़िया कहानी सुन लो। जितना मजा जानते हो उसमें आता है प्रपंच। समझते हो प्रपंच? प्रपंच का मतलब होता है कि जैसे बुआ आ गई, मम्मी बैठी हैं, दादी बैठी हैं, ठीक है, दो चार लोग बैठे हैं, किसी का प्रपंच कर रहे हैं, वो फलाने ऐसे हैं, ढिकाने ऐसे हैं, ये है वो है ना, इस तरीके के प्रपंच। अंदर के ना गॉसिप्स निकाल के उस पर बात करना। कभी कभी क्या होता है कि बहुत थके हो, है ना, बहुत बोरियत लग रही है, ये लग रहा है, वो लग रहा है, घर में ऐसे कुछ हो गया, बस बैठकी लग गई, चाय पीते पीते, अरे फलाने ने ये किया, ढिकाने ने ये किया, वो फलाने हमसे जलते हैं और ढिकाने ने जो है उनसे ये कहा था मेरे बारे में, और हमको तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। एकदम कोई मतलब नहीं होता उस बातचीत का, क्योंकि वही जिसकी बुराई चल रही है, अगर वही आ जाए घर में तो अरे देखो दीदी आ गई, दैट इज ऑल। लेकिन चल रहा है, अंदर का गॉसिप निकाल के लाना सबसे इंटरेस्टिंग होता है ना। तो अंदर का गॉसिप यहाँ पे क्या है कि अब जापान जो है ना, जर्मनी और इटली एक तरफ है। जब विश्व युद्ध पढ़ेंगे सबको याद हो जाएगा, अभी उसको नहीं करना है, ठीक है ना। चलो, सबसे बड़े प्रपंची भगवान कृष्ण नहीं थे, सबसे बड़े प्रपंची अगर उस सेंस में कहो तो नारद मुनि थे, ठीक है। भगवान कृष्ण तो रणनीतिज्ञ है, वॉर स्ट्रेटेजिस्ट है। चलो, तो यहां पर क्या हुआ, अंदर कहानी क्या है कि एक तरफ है जर्मनी प्लस इटली प्लस जापान, और दूसरी तरफ अब दिखाई दे रहा है ब्रिटेन लड़ रहा था, फ्रांस हार चुका था, जो बड़ी ताकतें थी उसमें फ्रांस हार चुका, ब्रिटेन अकेले लड़ रहा है। अब सोवियत संघ पर हमला हुआ तो सोवियत संघ भी आ गया और अमेरिका भी आ गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ मसला, बिल्कुल सुप्रिया मैं ही पढ़ाऊंगा, है ना। तो अभी देखो क्या हुआ यहां पर कि सोवियत संघ भी आ गया और यहां हमारे साथ में आ गया यूएसए भी। तो दो गुट बन गए हैं, एक गुट है जर्मनी प्लस इटली प्लस जापान, जिनको मैंने रेड मार्क कर दिया यहां पर तुम्हारी सुविधा के लिए कि तुम ये देख सको कि भैया ये है एक डेंजर मार्क, डेंजर वाला है ना, ठीक। और दूसरी तरफ अभी यहां ब्रिटेन था, फ्रांस की अभी गिनती नहीं कर रहे, लेकिन यहां पर यूएसएसआर और फिर प्लस आ गया यूएसए, इनको ग्रीन मार्क कर देते हैं, ठीक है। ये दो गुट बन गए। लेकिन भैया ना, अमेरिका ऐसी, क्या कहेंगे, सही शब्द नहीं आ रहा था, अमेरिका जो है ऐसी चीज है ना कि ये किसी के काम अगर आ रहा है तो उसको सतर्क हो जाना चाहिए कि भैया ये क्यों आया, ये कुछ ना कुछ तो करने आया है। अमेरिका जैसे आया वैसे ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, वो हम लोग देखेंगे जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट क्या है, आज दुनिया का बाप बना कौन बैठा है, दुनिया का बाप बना हमारा ट्रंप बैठा है। मैंने इनसे कहा जो रोक दो, तो भारत पाकिस्तान दोनों को बैठा के युद्ध रोक दो। फिर वो कह रहा है यूक्रेन में हम जा रहे हैं, यूक्रेन में भी अब युद्ध कर देंगे, और यूक्रेन के जेलेंस्की को बुला के अपमानित कर दिया। और यही जो है अमेरिका पानी चढ़ाता, मारो मारो रूस को मारो तुम, ठीक है ना, हम है तुम्हारे साथ, नेटो है तुम्हारे साथ, अरे कोई बात नहीं, अगर छेड़ देगा जो है परमाणु युद्ध तो हम दे देंगे तुमको वेपन्स। अचानक से वक्त बदल गए, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए, लाके वहीं अपने घर में बेइज्जत करके भेज दिया यूक्रेन को। क्यों, मैं हूं दादा। कनाडा को कह रहा है कि क्या मनवा प्रांत है हमारा, कनाडा को हम स्वतंत्र नहीं मानते, अपने में मानेंगे, ठीक है। और कह रहा है कि वो ग्रीनलैंड दे दो हमको, रूस पे नहीं। पूरे दुनिया का पप्पा बना बैठा है। जब तक पप्पा को जो है ना कोई ये ना कह दे आग तरेर के तुम्हारी ऐसी तैसी, तब तक पापा को लगता है कि हम दुनिया में जो चाहिए कर लेंगे। लेकिन 1947 हमारे लिए और 1945 दुनिया के लिए, उस समय दुनिया में पप्पा कौन है, ब्रिटेन पप्पा है, 2/3 दुनिया पर ब्रिटेन का कब्जा है। और यूएसए कह रहा ना बेटा अब तुम चाचा रहोगे, तुम अब पापा नहीं बन पाओगे, अब हम है पापा। ये विश्व युद्ध की यही कहानी है कि दुनिया का पापा कौन, यही टाइटल होना चाहिए। तो अमेरिका जब युद्ध में आया वो देख रहा है कि ब्रिटेन की हालत खराब है, मेरे बिना ये कुछ नहीं कर सकता। तो जब युद्ध में आया तो उसने कहा कि सुनो
कुछ शर्तें मानो, तुमने दुनिया में बड़ी गड़बड़ की है। तो ब्रिटेन मरता क्या ना करता, बोला क्या, बोला ये घोषणा करो कि जैसे ही विश्व युद्ध खत्म होगा वैसे ही तुम दुनिया को आजाद करने लग जाओगे। ठीक है, साम्राज्यवाद की औपचारिक समाप्ति हो जाएगी। और इसकी जो घोषणा होती है वो एक जो है घोषणा, उसको कहा जाता है अटलांटिक चार्टर 1941। अटलांटिक चार्टर क्या है? अटलांटिक चार्टर में कहा गया कि विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद पूरी दुनिया में साम्राज्यवाद की समाप्ति कर दी जाएगी, यानी सारे जो गुलाम देश हैं दुनिया के आजाद कर दिया जाना चाहिए। नहीं भाई पापा कुमार मत कहो, उसने अपना नाम बदल लिया है, अब वो बड़ा शरीफ बच्चा है भाई, ठीक है ना। तो ये तो प्यारा पापा है, अमेरिका प्यारा पापा नहीं है। अटलांटिक चार्टर 1941, यानी ब्रिटेन की ताकत अब अमेरिका खींच लेगा। क्यों? क्योंकि 45 के बाद दुनिया पर पापा बनेगा कौन? अमेरिका। ये कहानी यहां भी चल रही है, साथ लड़ रहे हैं लेकिन वर्चस्व की लड़ाइयां चल रही है। तो ब्रिटेन की एक चिंता ये भी है, यहां भी ब्रिटेन फंस गया है। तो अगला लिखो, इसके आगे लिखो, ठीक है, इसके आगे लिखो नेक्स्ट पॉइंट। अमेरिका ने युद्ध में शामिल होते ही ठीक है, लास्ट क्लास में पल्लवी यही बताऊंगा कि कैसे तैयारी तुमको मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करनी, कैसे रिवीजन करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सब आ जाएगा तुम लोगों को, फ्लो चार्ट सब। अमेरिका ने युद्ध में शामिल होते ही विश्व व्यवस्था को बदलने की या विश्व व्यवस्था पर अपना वर्चस्व स्थापित करने की कोशिशें शुरू कर दी। पूर्ण विराम। अमेरिका और सोवियत संघ की मौजूदगी में ब्रिटेन को अटलांटिक चार्टर 1941 पर हस्ताक्षर करने के लिए पल्लवी वर्ल्ड हिस्ट्री में पढ़ेंगे बहुत डिटेल में बढ़िया से कि जर्मनी ने क्या किया। अटलांटिक चार्टर 1941 पर हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होना पड़ा। यह एक प्रकार से ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंत की घोषणा थी। ठीक है, ब्रिटिश साम्राज्यवाद के अंत की घोषणा थी। पूर्ण विराम। इस चार्टर में युद्ध के बाद भारत और कनाडा को डोमिनियन स्टेटस देने का ब्रिटेन ने वादा किया कि भैया ठीक है, इसको लिख लो, क्योंकि डोमिनियन स्टेटस देने का ब्रिटेन ने वादा किया। ब्रिटेन ने कहा ठीक है, मजबूरी का फायदा मरता क्या ना करता, तो ब्रिटेन ने यहां पर हस्ताक्षर कर दिए। अब जैसे हस्ताक्षर किए वैसे ही क्या होगा, अब चीजें बढ़ जाएंगी आगे और चीजें बढ़ेंगी भारत के अंदर अलग तरीके से। ये परिस्थितियां तुम लोग समझ गए कि अब ब्रिटेन के साथ मजबूरी है कि भारत नेताओं को वो जो है खुश करने की कोशिश करे, उनको सहमत करने की कोशिश करे। तो इस परिस्थिति में क्या होता है, इस परिस्थिति में भारत में आएगा क्रिप्स मिशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्रिप्स मिशन को समझना। सवाल आ जाए क्रिप्स मिशन, ठीक है, क्रिप्स मिशन ब्रिटेन की मजबूरी थी, उसकी पृष्ठभूमि तुमने समझ ली। ठीक है, चुटकी में करोगे, इसीलिए पढ़ने के बाद क्वेश्चन आंसर्स की शैली में तुमको रिवीजन करना है। ठीक, ये बात का ध्यान रखना। तो पृष्ठभूमि तुमने समझ ली कि क्रिप्स मिशन भारत क्यों आ रहा है। 1942 में ये क्रिप्स मिशन आया। ठीक, और क्रिप्स मिशन ने आकर के यहां पर कुछ वायदे किए भारतीय नेताओं से कि भाई हम क्या क्या आपके लिए करने वाले हैं। क्रिप्स मिशन की पृष्ठभूमि समझने के बाद एकदम टेक्निकल मसला है। ठीक है, इन्होंने कुछ प्रपोजल दिए, उन प्रपोजल्स पे कहा गया कि भाई हम अमल करेंगे। ठीक है, लेकिन अटलांटिक चार्टर में क्या कहा, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस, तो क्रिप्स भी क्या कहेंगे, युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस। और कुछ कुछ बातें उन्होंने और कही जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो सीधे लिखो क्रिप्स मिशन 1942। अब हेडिंग डाल दो क्रिप्स मिशन 1942। हाँ विकास, उन्होंने साथ नहीं दिया, इसी के बीच में भी भारत छोड़ो आंदोलन भी होगा।
हेडिंग डाल दी, क्रिप्स मिशन, 1942, पहला बुलेट पॉइंट लिखो, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में, सर स्टैनफोर्ड की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन भारत आया, क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स, अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट पेज समझना, भारत भेज रहे हैं तो ऐसे लोग आदमी को भेजा जाए जो भारतीय जो है लोग जिसको पसंद करते हैं। तो क्रिप्स को भारतीय पसंद करते हैं, क्यों पसंद करते हैं इसको लिखो। क्रिप्स ब्रिटेन की लेबर पार्टी के वामपंथी सदस्य थे। अब क्योंकि इस समय क्रिप्स मिशन के समय ब्रिटेन में कौन कौन से महत्वपूर्ण लोग हैं भारत में, वायसराय कौन है, ये सब पर सवाल प्रीलिम्स में आ सकता है, इसलिए लिख लो। इस समय ब्रिटेन में प्रधानमंत्री चर्चिल, भारत के वायसराय लिन लिथगो और कमांडर इन चीफ लॉर्ड बेवेल थे। चर्चिल, लिन, लिथगो और बेवेल, ये सारे लोग बड़े महत्वपूर्ण हो जाएंगे। ये क्या है, ये है ब्रिटेन के पीएम, ये वायसराय, और चूंकि युद्ध से संबंधित मसला है इसलिए कमांडर इन चीफ लॉर्ड बेवेल। तो ये पूरा प्रपोजल इन लोगों ने जो है ड्राफ्ट किया, क्रिप्स को भेजा कि भाई जाकर के भारतीय नेताओं से आप बात करिए, ठीक है ना। क्रिप्स मिशन ने भारत के संबंध में कुछ घोषणाएं की, ठीक है। डैश लगा दो, इंडेंट बुलेट पॉइंट पर आ जाओ, इंडेंट बुलेट पॉइंट पर आ जाओ। पहला लिखो, जल्दी से जल्दी भारत में स्वशासन की स्थापना, ठीक है, भारत में स्वशासन की स्थापना। दूसरी चीज जो हमने कहा, युद्ध के पश्चात भारत को क्या देंगे, डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस को तुम देख रहे हो, जो तमन्ना उस दिन पूछ रही थी ना, गाजर, हमेशा डोमिनियन स्टेटस की गाजर लटका देते थे। देंगे डोमिनियन स्टेटस, देंगे, स्वतंत्रता नहीं। स्वतंत्रता किसकी मांग है, स्वतंत्रता संग्राम की। अब वो बार बार क्या लेके आ जाते हैं, डोमिनियन स्टेटस, ठीक है। फिर ये जब शुरू करेंगे तो क्या करेंगे, हम बनाएंगे एक संविधान निर्मात्री परिषद बनाएंगे, कि इसमें संविधान निर्मात्री परिषद होगा, और फिर उन्होंने वही किया, रियासतों के प्रतिनिधि इसमें ब्रिटेन मनोनीत करेगा, ब्रिटेन द्वारा मनोनीत। क्यों होंगे भाई मनोनीत, आप हर जगह कांग्रेस के ऊपर चेक्स एंड बैलेंसेस, ठीक है, उसको लागू करना है कि कहीं पर चेक्स बैलेंसेस आ जाए। कांग्रेस के लिए संविधान निर्मात्री परिषद बनाएंगे, ठीक है, लेकिन उस संविधान निर्मात्री परिषद के अंदर रजवाड़े किसके प्रतिनिधि होंगे, वो ब्रिटेन के प्रतिनिधि होंगे। फिर इन्होंने क्या कहा कि भारत में अलग अलग प्रांत हैं, अगर किसी प्रांत में कोई आपत्ति उठती है कि भाई ये संविधान हम नहीं मानेंगे, तो वो जो है वो प्रांत भारत का प्रांत होगा, वो ब्रिटेन से अलग से समझौता कर ले। ये लिख लिया तुमने, अगला पॉइंट। दूसरा लिख लिया, युद्ध के पश्चात डोमिनियन स्टेटस देने का वायदा, लिख लो, सेकंड इंडेंट बुलेट पॉइंट। निसार इग्नोर नहीं किए बेटा, आज ये तो मैंने आते ही क्लास में जो कहा तुम्हें कि तुम्हारी क्लास कल 10 बजे से है, ठीक है, तो आज भी मुझे लगा कि 10 बजे से ही क्लास है, लेकिन शायद शेड्यूल में वो अपडेट था 11 बजे का, ठीक है ना, इसलिए 11 बजे से ही शुरू की है, कल से 10 बजे से ही क्लास है, ठीक। अगला पॉइंट लिखो, संविधान निर्मात्री परिषद का निर्माण किया जाएगा, या ऐसे भी लिख लिया तो ऐसे लिख लो, अदरवाइज संविधान निर्मात्री परिषद का निर्माण किया जाएगा, जिसमें रियासतों के प्रतिनिधि ब्रिटेन द्वारा मनोनीत होंगे। मनोनयन, अपने मन से जिसको चाहोगे भेज दोगे, मनोनीत होंगे। अगला पॉइंट, अगर किसी प्रांत को आपत्ति, तो उसे ब्रिटेन से अलग समझौते का अधिकार। अब ये क्या किया इन्होंने, यहां समझ लो, इसको लिख लो पहले, अगर किसी प्रांत को आपत्ति तो उसे ब्रिटेन से अलग समझौते का अधिकार भी दे दिया। यह क्या रणनीति है, भारत के भीतर के विभाजन बढ़ते रहने चाहिए,
कुछ प्रांतों में, अभी हम लोग कल की क्लास जब शुरू करेंगे तो देखेंगे कि एक कहानी और चल रही है। एक तो अंग्रेजों की कहानी चल रही है, दूसरी स्वतंत्रता संग्राम की कहानी चल रही है, और तीसरी कहानी बंटवारे की भी तो कहानी चल रही है ना, सांप्रदायिकता और विभाजन की भी कहानी चल रही है। तो उस कहानी पे इनका जो है ना जोर है कि भारत के नेताओं को इतना कॉन्फिडेंट नहीं होने देना है, इसलिए उनकी लगाम कसनी चाहिए, कहीं रियासत के लोग होंगे, कहीं मुस्लिम लीग। ठीक है, ब्रैकेट में लिखो मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए, ब्रैकेट में इतना लिख लो, मुस्लिम लीग को संतुष्ट करने के लिए फिर, ठीक है, अगला पॉइंट लिखो, ब्रिटिश सरकार ने भारतीय संविधान पर ब्रिटिश गवर्नर जनरल, ठीक है, वाइसराय नहीं, अभी यहां गवर्नर जनरल, ब्रिटिश गवर्नर जनरल को वीटो पावर दी। वीटो पावर के बारे में बात हो चुका है, वीटो पावर दी, जिसका मतलब था कि वह किसी भी निर्णय को रोक सकता था। इसे यह क्लॉज भी कहा गया, वो जो जैसे लिखा जाता है ना क ख ग घ, इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन होती है, यह क्लॉज पर आपत्ति थी। ठीक है, कांग्रेस को कई आपत्तियां हैं, रजवाड़ों की आपत्ति है, प्रांतों को अलग से समझौते का अधिकार है, उस पर भी आपत्ति है, और वीटो क्लॉज पर भी आपत्ति है। इसमें आखिरी पॉइंट लिखो, युद्ध तक रक्षा मामले वायसराय देखेगा और युद्धोपरांत, यानी युद्ध के बाद या युद्ध के पश्चात, कुछ भी लिख सकते हो तुम, युद्धोपरांत भारत की डोमिनियन सरकार, यानी डोमिनियन स्टेटस जब मिल जाएगा तो भारत की सरकार तब देखेगी। अब देखो, इसको लिख लो, भारत की डोमिनियन सरकार, पूर्ण विराम। अब देखो कहानी समझ में आ रही, आए हैं हम सहयोग लेने, लेकिन जता रहे हैं ऐसा, है ना। इसमें नया क्या है? नया केवल यह है कि आपने संविधान निर्मात्री परिषद की बात एक बार ऐसे की कि भारत को डोमिनियन स्टेटस देंगे संविधान का, बाकी तो सब वही रिग्रेसिव क्लॉज है, ऐसे क्लॉज है जो कांग्रेस को चढ़ाने वाले क्लॉज है। तो क्या होगा, ये क्लॉज जो है, मतलब ये सारी जो क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव है वो खारिज हो जाएंगे। ठीक है, और कांग्रेस ने उसको खारिज कर दिया। यानी यहां सहयोग की जो उम्मीद थी कि क्रिप्स आए हैं, लेबर पार्टी से है, वामपंथी है, कांग्रेस और भारतीय नेताओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। कम्युनिस्ट, मुझे स्टार्टिंग से समझ नहीं आया कि वो कैसे आया, कम्युनिस्ट कौन, पल्लवी कौन कम्युनिस्ट। ठीक है, एक ये चीज आपको ध्यान रखनी। तो एक बॉक्स बनाओ और लिखो कांग्रेस की प्रतिक्रिया, क्रिप्स मिशन के नीचे बॉक्स बनाओ और लिखो कांग्रेस की प्रतिक्रिया। पहला पॉइंट, गांधी जी ने क्रिप्स मिशन को पोस्ट डेटेड चेक कहा। ठीक है, गांधी जी, पोस्ट डेटेड चेक है, इसका कोई मतलब नहीं चेक आज जो तुमने बना के दिया उसकी तारीख भविष्य की लिख दी है। अबे अभी दोनों चेक आज की डेट का, कि हम जाएं बैंक में उसको भुना ले, और यहां तुम कह रहे हो कि चेक हम दे रहे हैं जब विश्व युद्ध खत्म होगा। अब किसको 42 में पता है कि विश्व युद्ध कब खत्म होगा? नहीं खत्म हो तो इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पोस्ट डेटेड चेक कहा, पूर्ण विराम। कांग्रेस ने कहा कि भविष्य के किसी वायदे पर सहयोग नहीं। तीसरा पॉइंट लिखो, वीटो क्लॉज, कॉमा, प्रांतों को ब्रिटेन से अलग समझौते का अधिकार, और रियासतों के प्रतिनिधियों के मनोनयन को लेकर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी। ठीक है, तो ये होगी कहानी, क्रिप्स मिशन आया और क्रिप्स मिशन गया। अब क्या है, अब देखो भारत की परिस्थितियां अभी क्या हैं, बड़ी जटिल परिस्थितियां होती चली जा रही हैं। जटिल परिस्थितियां क्या है? युद्ध तो युद्ध है भाई। देखो युद्ध में कुछ लोगों को लगता है कि युद्ध क्या होता है, होना चाहिए, ठीक, ये कर दो, वो कर दो, फलाना कर दो, ढिकाना कर दो, लेकिन युद्ध बहुत सारी समस्याएं साथ लेकर आता है। ठीक है, बहुत समस्याएं लेकर आता है। युद्ध ने क्या किया है?
कि महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ा दी है, युद्ध का खर्च, भयानक खर्चा युद्ध पर चल रहा है, ठीक है। उसकी कीमत किसको चुकानी है? जनता को, इसलिए भयानक महंगाई हो रही है। फिर क्या हो रहा है? खाद्यान्न संकट पैदा हो रहा है, क्योंकि भारत से पूरी दुनिया में खाद्यान्न को सप्लाई अंग्रेज कर रहे हैं। भारत में जो खाद्यान्न है उसको जब्त कर रहे हैं और वहां पर भेजा जा रहा है, तो बहुत ज्यादा मुश्किलें हो रही हैं, ठीक है। और युद्ध अभी कहां तक आ गया है? युद्ध आ गया है भारत की इस सीमा तक, ठीक ठीक, युद्ध यहां तक पहुंच गया है। और जब युद्ध यहां पहुंच गया तो अंग्रेज वहां क्या कह रहे हैं कि अगर मान लो जापान इधर से आगे बढ़ेगा, जापान यहां से आगे बढ़ रहा है, तो अगर यहां जापान आगे बढ़ेगा तो हमें जापान की जो ताकत है, मतलब क्या होता है, अगर जापान जीतेगा जो इलाके, तो वहां पर जो भी चीजें हैं वो जब्त कर लेगा, नावें जब्त कर लेगा, ठीक है। सिंचाई के साधन जहां से जो नहरें वहरें नदी वदी का परिवहन है उसका इस्तेमाल कर लेगा, सड़कों का इस्तेमाल कर लेगा, तो हम क्या करेंगे? उसको जलाते चले जाएंगे, उसको बर्बाद करते चले जाएंगे। तो जापान जब आगे बढ़ रहा है तो यहां क्या हो रहा है? यहां लोगों की नावें जब्त कर ली गई हैं, ताकि उनको, इसको इधर लिखता हूं ना, कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, उनके नावें जब्त कर ली गई। इस इलाके के अंदर नाव का कितना महत्वपूर्ण, सारा कोस्टल एरिया है, और नावें आपने जब्त कर ली। कहां? बंगाल और उड़ीसा। कि यहां पर जो है अगर जापानी आ जाए तो उनको नावें ना मिले। नहरों का पानी बहा दिया गया, नहरों का पानी बहा दिया गया ताकि नहरें सूख जाएं, ताकि ऐसा ना हो कि इस पानी से ट्रैवल करके जापानी सेनाएं बहुत आगे चली आए, ठीक है। मकान और सरकारी मकान व गाड़ियों पर सरकारी नियंत्रण, यानी सरकार जिसका भी घर चाहे उसका घर ले लेगी कि भैया यहां पर ये तुमने 3 मंजिल का बढ़िया घर बनवाया है, यहां हमारे सैनिक यहां से बैठ करके निशाना साधेंगे, तो घर भी ले लिए, जिसका चाहा मनमाने तरीके से। गाड़ियों पर भी नियंत्रण हो गया, निजी कार है लेकिन भैया चाहिए। ब्रिटेन की गलती नहीं है, ब्रिटेन ने यही सब ब्रिटेन में भी किया, लेकिन ब्रिटेन आ जाता, हमको अगर करवाना था तो हमको स्वतंत्र कर देते, हम तुम्हारी मदद करते, ठीक है ना। अब यहां पर क्या हुआ कि इतनी सारी चीजें यहां पर हो गई, कलकत्ता तक बमबारी कर रहे हैं जापान के हवाई जहाज, कलकत्ता तक जापानी बमबारी हो रही है। मुश्किल बात क्या है कि अंग्रेज जो है वो लगातार पीछे हट रहा है। जैसे जैसे हमने देखा ना, जहां जहां से वो पराजित हो रहे हैं वहां से छोड़ छोड़ के जनता को भागते जा रहे हैं, और बर्मा में भी जनता को छोड़ के भाग गए, और यही हालत अभी क्या है, बर्मा में, मलाया में, हर जगह खाली खाली करके भाग गए। और ये लग रहा है कि जब जापान तक बमबारी होनी शुरू हो गई है तो ये ससुरे भाग यहां से भी जाएंगे, ठीक है ना, ये भाग जाएंगे। तो इसलिए एक ये डर है कि भाई होने वाला क्या है, ठीक है, अंग्रेज भाग रहे हैं, ठीक, भाग रहे, ये परिस्थितियां बन गई। तो यहां पर क्या है, जनता बुरी तरीके से उद्वेलित है, ठीक, जनता उद्वेलित है, ठीक। इसके अलावा अगर जापान आ जाएगा भाई तो क्या होगा, भारत के भविष्य पर संकट लग गया है। अंग्रेज जो है छोड़ छाड़ के ये सब भाग ही जाते हैं, और ये सब जब होगा तो ऐसा ना हो जाए कि अंग्रेज यहां भी छोड़ के भाग खड़े हों और भारत के लोगों को बचाने का कोई हमारे पास तरीका ही ना रह जाए। ये सारी चीजें यहां पर हो रही हैं, ठीक है। अब इस बात को हमें लिख लेना है ताकि जो परिस्थितियां इसके पहले की हैं उसको हम लोग अच्छे से देख और समझ लें, ठीक। तो एक इसमें हेडिंग डाल दो, एक हेडिंग डाल दो, भारत में या भारत पर विश्व युद्ध का प्रभाव, भारत पर विश्व युद्ध का प्रभाव, ठीक है। अच्छा, मुझे 3 मिनट का एक ब्रेक दे दो, 2:18 हुआ, 2:21 पर मैं वापस आ रहा हूं, ठीक है। 3 मिनट का एक ब्रेक दो, फिर मैं इसको लिखवाता हूं, तब हम लोग सीधे घुस रहे हैं भारत छोड़ो आंदोलन पर, ठीक। 3 मिनट बस। अभी मनीषा बताइए। फायदा नहीं है, नुकसान है, लेकिन कम नुकसान है। पहले हम लोगों ने डोमिनियन स्टेटस पर बात की है, थोड़ा सा तुमको रिवाइज करवा देता हूं, याद आ जाएगा। आज भारत में हमारा जो है वो राज्य प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति, भारतीय है, ठीक है, भारतीय है, राष्ट्रपति है, क्योंकि हम स्वतंत्र हैं। राष्ट्रपति हमारा, प्रधानमंत्री हमारा, यहाँ की चुनी सरकार हमारी, हमारी मर्जी, हमारी संप्रभुता। लेकिन डोमिनियन स्टेटस क्या है? राज्य भारतीय चलाएंगे, ठीक है, लेकिन उसका शासन प्रमुख कौन है? क्राउन, ब्रिटेन की महारानी या ब्रिटेन का महाराजा, ठीक है, जो भी वहां पर उस समय सिंहासन पर बैठा है क्राउन पर, चाहे महारानी बैठी है चाहे महाराजा बैठे। अभी महारानी नहीं मर रही थी तो महाराजा जो है बेचारा वो राजकुमार इंतजार करते करते बुढ़ौती में जाकर के, ठीक है ना, बुढ़ौती में जाकर के राजा बन पाया, महाराजा बन गया। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब ये था कि राज्य प्रमुख, शासन प्रमुख ब्रिटेन रहेगा और भारत ब्रिटेन का हिस्सा बना रहेगा, शासन भारतीयों के हाथ में है, ठीक है ना। चलो ओके, अब लिखो इसको जरा। युद्ध की वजह से, पहला पॉइंट,
ठीक है पल्लवी, क्या बेटा तुम क्या कुछ पूछ रही थी, क्या पूछ लो, फिर से पूछ लो। हाँ, युद्ध की वजह से भारतीय अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। ठीक है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ा था। युद्ध के खर्च की वजह से, युद्ध के खर्च की वजह से आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था, आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। महंगाई चरम पर पहुंच गई थी, महंगाई चरम पर पहुंच गई थी। खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था, खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया था क्योंकि ब्रिटेन पूरी दुनिया में मित्र राष्ट्रों की सेनाओं को भारत से खाद्य आपूर्ति कर रहा था, इन वजहों से जनता उद्वेलित हो रही थी। ठीक है, गुस्सा था लोगों में। अगला पॉइंट लिखना, जापान के भारत की ओर बढ़ने से, जापान के भारत की ओर बढ़ने से यह बेचैनी और बढ़ रही थी। अंग्रेजों ने बंगाल और उड़ीसा में नावें जब्त कर ली, कौमा नहरों का पानी बहा दिया तथा निजी मकानों व गाड़ियों पर सरकारी नियंत्रण लागू हो गया। अगला पॉइंट, बर्मा और मलाया से अंग्रेज जनता को उसके हाल पर छोड़कर भाग खड़े हुए थे। इसलिए भारतीय नेताओं एवं जनता में भविष्य का भय व्याप्त हो गया। लास्ट पॉइंट लिखना, भारत के भीतर आंदोलन अब अवश्यंभावी था, यानी होना ही होना है, अवश्यंभावी था। अच्छा ठीक है, समझा देंगे, बात कर लेंगे उस पर। ठीक है, कम्युनिस्ट पार्टी वाली बात कर लेंगे। भारत के भीतर आंदोलन अब अवश्यंभावी था। उधर जापान में आजाद हिंद फौज की गतिविधियों ने भी भारतीयों को उत्साहित किया था। अपने गठन की आरंभिक अवस्था में आजाद हिंद फौज ने गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होने पर जश्न मनाया था। ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। गांधी जी आंदोलन कर रहे हैं तो भारत छोड़ो आंदोलन कर रहे हैं, तो आजाद हिंद फौज के लोग जश्न मना रहे हैं। और आगे जब आजाद हिंद फौज भारत आ रही होगी, उसके
सैनिक पकड़े जाएंगे, तब भी हम देखेंगे कि क्या हुआ। अच्छा, अब ये बन गया मामला पूरा, यानी अब आंदोलन तो भैया होना ही होना है, इसको कोई रोक नहीं सकता है, ठीक है ना। अब देखो क्या हुआ कि ये जो भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हो रहा है, उस पर कुछ एक फैक्ट्स हैं जो तुमको यहां पर दिमाग में रखने हैं, ठीक है। इसलिए इसकी हम स्लाइड देखेंगे। अब इस परिस्थिति में बन रहा है भारत छोड़ो आंदोलन। वर्धा बैठक होती है जुलाई 1942 में, कांग्रेस की वर्धा बैठक। वहां गांधी जी कहते हैं कि हम भारत छोड़ो आंदोलन हमें शुरू कर देना चाहिए। वहां पर बहस होती है, होना चाहिए नहीं होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। गांधी जी ने कहा कि अगर मेरा प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ तो देश की बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, तुम्हारी ऐसी तैसी। गांधी जी थे। गांधी जी को अब ये लग गया कि जनता आंदोलन के लिए जब तैयार है और अंग्रेज मान नहीं रहे, तो जब जनता तैयार है हमें आंदोलन छेड़ना चाहिए। बाकी लोगों को लग रहा है कि नहीं, ब्रिटेन जो है हार जाएगा, उसका हमारे ऊपर पाप आ जाएगा, ठीक है, जर्मनी जीत जाएगा, जर्मनी बहुत बड़ा खतरा है, बहुत सारी चिंताएं हैं। उस चिंता के बीच में गांधी जी ने कहा कि भैया ये स्वीकार करो भारत छोड़ो आंदोलन का हमारा प्रस्ताव, वरना मैं देश की बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा करूंगा। स्टेटमेंट आ जाएगा कि ये गांधी जी ने कब कहा था। इस बार देख लिया ना कैसा आ गया, राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। उसी तरीके से स्टेटमेंट दे देंगे कि ये गांधी जी ने किस अवसर पर कहा। बंबई में जगह है ग्वालिया टैंक, वहां फिर एआईसीसी की मीटिंग होती है 8 अगस्त 1942 को। सवाल यही बन सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा निम्न में से किस जगह की थी? बंबई, कलकत्ता, मद्रास, दिल्ली, ऐसे पूछ देंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, भारत छोड़ो आंदोलन बंबई में ग्वालिया टैंक में हुआ और यहीं पर वो भाषण है करो या मरो, ठीक है। इंग्लिश में इसको कहते हैं डू और डाई। अगर इसका ट्रांसलेशन करो तो इसका मतलब वो करेंगे या मरेंगे। ऐसा गांधी जी ने ये नहीं कहा कि भैया तुम करो और मरो, गांधी ने कहा हम करेंगे और मरेंगे। तो करो या मरो लिखा रहता है, उसका अर्थ यही है कि हम लोगों को अब या तो अपनी जान दे देनी है इस प्रयास में और या फिर स्वतंत्रता हासिल कर लेनी है। दैट इज ऑल, नो निगोशिएशन, कुछ नहीं, बीच में कोई बातचीत नहीं, क्योंकि गांधी जी अब समझ रहे हैं कि जनता उस बलिदान के लिए तैयार है। अगस्त में हुआ, इसलिए इसको अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। तो इसीलिए हमने यहां पर लिखा कि नारा है डू और डाई, करेंगे या मरेंगे। 8 तारीख को प्रस्ताव हुआ। हमने देखा था कि अंग्रेज गांधी जी को गिरफ्तार नहीं करते हैं या नहीं कर पाते हैं। उनको लगता क्या हो जाएगा, इस बार वो बिल्कुल तैयार नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि देश के अंदर आंदोलन हो, और अगर आंदोलन होगा तो उसको हम कुछ लेंगे। 8 अगस्त को घोषणा हुई, 9 अगस्त की सुबह सुबह सारे के सारा जो शीर्ष कांग्रेस नेतृत्व है उसको गिरफ्तार कर लिया, सबको उठा लिया गया कि हम आपको आंदोलन नहीं करने देंगे। गांधी जी ने यह समझ लिया था कि अंग्रेज जो है वो इस बार कुचलेंगे बहुत बुरी तरीके से कांग्रेस को, ठीक है। तो पूरी जो शीर्ष नेतृत्व है उसको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन गांधी जी ने इसी भाषण के अंदर कह दिया कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी नीति का स्वयं नियंता है, यानी हर आदमी सोच ले कि उसको कैसे करना है आंदोलन, मैं कुछ नहीं बता रहा। और उन्होंने ये कहा कि बस मैं आपको एक मंत्र दे रहा हूं और उस मंत्र को आप अपने हृदय में रख लें, और वो मंत्र है करेंगे या मरेंगे। इस बार डू और डाई सिचुएशन, जिसको कहते हैं ना सर मेरा ये जो है ना अटेम्प्ट डू एंड डाई सिचुएशन, डू और डाई सिचुएशन, ये डू और डाई सिचुएशन उन्होंने कहा कि है, करना है या मरना है, कुछ नहीं। गांधी जी यहां अहिंसा पर उतना जोर इस बार नहीं दे रहे, चाहते हैं अहिंसक रहे, लेकिन वो जान रहे हैं, और इस पर हम लोग चर्चा करेंगे क्योंकि यहां से कभी प्रश्न बन सकता है। पूरा नेतृत्व गिरफ्तार, सारे नेता पकड़ लिए गए। तो अब जब नेता पकड़ लिए गए तो जनता हो गई नेतृत्व विहीन, और जब जनता हो गई नेतृत्व विहीन तो पहले कहा जा चुका है कि अपने आप तय करो कैसे लड़ना है। तुरंत अंग्रेजों ने कांग्रेस को गैरकानूनी बना दिया और प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया, जनसभाएं प्रतिबंधित कर दी। ये आपको ध्यान रखना कि ये हो गया हमारा भारत छोड़ो आंदोलन। इस आंदोलन का पहला दूसरा दिन इतनी तेज से चला, इतनी तेज से चला कि सब घटनाक्रम हो गया। घोषणा हुई, गिरफ्तारी हुई, खट खट कांग्रेस गैरकानूनी हो गई, प्रतिबंधित कर दी गई, और प्रेस पर सेंसरशिप हो गई, जनसभाएं रोक दी, सब। जनता को बुरी तरीके से कुचलने के लिए सेना बुला ली गई। जनता के पास नेता नहीं है बताने के लिए, अब जनता है स्वतः स्फूर्त, ठीक है। और स्वतः स्फूर्तता जो है, उस स्वतः स्फूर्तता के बीच से आंदोलन विकसित हो रहा है। इस स्लाइड को लिख लो, फिर आगे बढ़े। ठीक है, लिख लो पहले, मैं हट जाता हूं। लिखो फिर मुझे बताना। लिख लिया? चलो इसमें टेक्स्ट ज्यादा है, लिख लो, टाइम ले लो। डन, चलो हट जाता हूं थोड़ा सा। बाकी लोगों ने भी लिख लिया है ना? ठीक, अब नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अभी बता, स्वतः स्फूर्त, अभी इंटरेस्टिंग, बढ़िया, अच्छा सवाल। क्या होता है बेटा, एक होता है ना कि एक आंदोलन होता है जिसमें मैं मान लो नेता हूं और तुम लोगों से कहे कि भाई तुम लोग इस दिन फलानी जगह पर आ जाना, एक मीटिंग होगी, वो मीटिंग होगी, मीटिंग में मैं कहूंगा ऐसे आंदोलन करना है, यहाँ पर जाना है, यहाँ पर्चे बांटने हैं, यहाँ पोस्टर चिपकाने हैं। फिर उस दिन हम लोग चलेंगे एक जुलूस लेकर के, कलेक्टर साहब जो है, जो तुम ही बैठे हो मान लो, ठीक है, कलेक्टर साहब के घर जो है ऑफिस पे चल के हम लोगों को अपना ज्ञापन देना है। ज्ञापन में हम कह रहे हैं हमारी मांगे हैं, मानिए, नहीं मानते तो हम हड़ताल करेंगे, हड़ताल के बाद ये करेंगे, ये करेंगे। तो क्या हुआ, नेतृत्व वाला एक आंदोलन है, नेता गायब, सबको अंग्रेजों ने पकड़ के जेल में डाल दिया। शीर्ष नेतृत्व गिरफ्तार, प्रदेश नेतृत्व गिरफ्तार, जिला नेतृत्व गिरफ्तार, सब गिरफ्तार। आयरा लिख लो बेटा,
हाँ जी सुजीत, मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, सब गिरफ्तार हो गए। तो जनता के पास तो कुछ है ही नहीं, कोई नेता बताने वाला कि क्या करना है। तो अब गांधी जी ने कह दिया है अपने भाषण में कि जैसे चाहो करो। तो जनता क्या करेगी, किसी का मन करेगा कि मिट्टी का तेल डाल के थाना फूंक दे, किसी का मन करेगा कि अच्छा अंग्रेजों की 2 गाड़ियां रखी, ले 2 अद्धे लिए मार, गम गम मार दिए, स्क्रीन उसकी विंड स्क्रीन वगैरह तोड़ दी, और फिर उसके बाद टैंक खोल के उसमें माचिस की डाल दी तिल्ली, ठम गाड़ी उड़ा दी। कहीं अंग्रेजों के कोई औरतें बच्चे दिख गए, उनको मार तमाचो तमाचो जो है उनका मुंह लाल कर दिया। और जनता अब जैसे चाह रही है वैसे आंदोलन करेगी। तो इस बार क्या हुआ, इस बार आंदोलन छोड़ दिया गया है। अब तुमको जैसे निपटना है वैसे निपट लो अंग्रेजों को इस बार, क्योंकि गांधी जी को पता है कि इस बार वो नहीं हो पाएगा जो सविनय अवज्ञा में हुआ था, ये टाइम ही नहीं देंगे। सविनय अवज्ञा में क्या हुआ, गांधी जी दांडी यात्रा लेके चले हैं आराम से, अंग्रेज सोच रहे क्या कर लेगा, इस बुढ़े के बस का कुछ नहीं है, नमक बनाने जा रहा है। जब उनको नमक बन गया तब पता चला कि अरे यार तो गांधी जी ने तो कांड कर दिया, तब गिरफ्तार किया। तो लेट हो गए ना, इस बार लेट नहीं होना है। तो गांधी जी जानते हैं कि इस बार बेटा छोड़े नहीं जाओगे, पकड़ ले जाओगे गप से। गांधी जी गिरफ्तार हो रहे हैं, उसके पहले जनता को हिंट कर दिया, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं इतना कह रहा हूं कि इस बार हम करेंगे या मरेंगे, दैट इज ऑल। बाकी तुम समझदार हो, समझदार को इशारा काफी, जैसे मन करे उतना ही जो है उतना तुम आगे बढ़ जाओ, ठीक है। तो इस बार क्या हुआ, अब जरा इसके आगे एक बॉक्स बनाओ, एक बॉक्स बनाओ, बॉक्स में लिखो, बॉक्स बनाओ, लिखो नेतृत्वविहीन जनता ने, नेतृत्वविहीन जनता ने आंदोलन अपने हाथ में ले लिया, नेतृत्वविहीन जनता ने आंदोलन अपने हाथ में ले लिया। इस बार वह मतलब जनता कुछ भी बलिदान देने के लिए, कुछ भी बलिदान देने के लिए तैयार थी। ये होता है आंदोलन में, अब करेंगे हम मरेंगे, गोली खा के मर जाएंगे। पहले भी गोली खाई रहे हैं लोग, लेकिन गांधी जी हमेशा सिखा रहे हैं, ठीक है कि नहीं रुक जाओ, अभी ये बहुत मारेंगे। अब गांधी जी जान रहे हैं कि तुम इतने मोर्चे पर बाहर फंसे हो, तुम्हारी बत्तीसी बाहर निकली पड़ी है, तुमको हिटलर जगह जगह पीट रहा है, हम तुमसे कह रहे स्वतंत्र कर दो, सहयोग करेंगे, मान रहे हो, तुम्हारी अब कैसी करेंगे, अब हम नहीं डरेंगे। तो अंग्रेजों को ये समझ रहे हैं कि अंग्रेज भी इस समय कमजोर है, ठीक, तैयार थी। फिर लिखो स्थानीय स्तरों पर, स्थानीय स्तर मतलब छोटे छोटे कस्बों में, शहरों में, ठीक है, और कई बार तो गली मोहल्लों में नेता निकल आए। सरस हिमांशी, हाँ गुजराती आदमी है ना, सरस, मजा आ गया इस बार, गुजराती बाबा ने कमाल कर दिया, ठीक। स्थानीय स्तरों पर नया नेतृत्व उभरा और देश भर में, और देश भर में स्वतः स्फूर्त विद्रोह शुरू हो गया, ठीक है, विद्रोह शुरू हो गया। 1942 को इसीलिए भारत में विद्रोह का वर्ष कहा जाता है, भारत में विद्रोह का वर्ष कहा जाता है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट, इस बार आंदोलन की प्रकृति, इस बार आंदोलन की प्रकृति, आंदोलन की प्रकृति थोड़ी भिन्न थी। हरेंद्र, अभी तो हम लोग करते रहेंगे बातचीत, ये जो हमारी सैटरडे वाली क्लास है उसमें तुम्हारे सवाल भी लूंगा, तो इस तरीके के सवाल उस दिन लूंगा। और प्रदीप, जब अभी वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो पहले बात करेंगे तो डाइवर्जन हो जाएगा, मॉडर्न ही खत्म नहीं होगी। वर्ल्ड पे जब आएंगे ना तो हिटलर पे बात करेंगे, और तभी बताएंगे सुसाइड क्यों किया, तानाशाह ज्यादातर आत्महत्या ही कर लेते हैं, क्यों करते हैं, इस पे बात करेंगे, ठीक है। थोड़ी भिन्न थी। सरकारी दमन से बचने के लिए, सरकारी दमन से बचने के लिए भूमिगत आंदोलन, भूमिगत आंदोलन यानी गुपचुप, पता ना चले, पब्लिक मीटिंग कर रहे हैं, जनता है, पुलिस भी खड़ी है, हम इस सरकार को उखाड़ फेंकेंगे, ये है ओवरग्राउंड। अंडरग्राउंड या भूमिगत का मतलब है कि कमरे में बैठे 10 लोग, ऐसा करेंगे, रेलवे की पटरी के नीचे बम बांध देना है बेटा, और वहां जो डाक की लाइन है ना उसको हमें काट देना है, टेलीग्राफ की लाइन को काट देना है, ताकि जो है खबर इधर उधर से ना पहुंच सके, ठीक। फलानी जगह पर हम लोग चलेंगे और वहां पर जाकर के पुलिस के इस महकमे पर हम जो है हमला कर देंगे। इस तरीके की योजना, गुपचुप, भूमिगत आंदोलन इसी को कहते हैं, ठीक है। भूमिगत आंदोलन या गुपचुप आंदोलन आम तरीका बन गया, आम तरीका बन गया। युवा, छात्र, युवा, छात्र, मजदूर, मजदूर, कौमा, ग्रामीण भारत में किसान, ग्रामीण भारत में किसान, महिलाएं, महिलाएं, डैश लगाओ, हाइफन, सब ने बढ़ चढ़कर आंदोलन में हिस्सा लिया। अगला पॉइंट, शहरों से लेकर गांवों तक, शहरों से लेकर गांवों तक विद्रोह की स्थिति बन गई। मजा आ रहा है ना, पिक्चर चल रही थी, देखो इतनी देर से हम लोग पिक्चर देख रहे थे, एकदम क्लाइमेक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, अब की पूरी मार हो रही है, फुल टुक।
शहरों से लेकर गांवों तक विद्रोह की स्थिति बन गई और तीन जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। समानांतर सरकार का मतलब क्या हुआ? एक तरफ तो ब्रिटिश सरकार है, अंग्रेज सरकार, और दूसरी तरफ उन्होंने कहा हमारी अपनी सरकार, तुम अपनी सरकार चलाओ, अपनी सरकार चला रहे, समानांतर सरकार है। ठीक है, कई जगहों पर समानांतर सरकारों की स्थापना हुई, समानांतर सरकारों की स्थापना हुई। और फिर एक बॉक्स बनाओ, ठीक है, साइड बॉक्स बनाओ और हेडिंग डालो समानांतर सरकारें। साइड बॉक्स के अंदर समानांतर सरकारें, तीन समानांतर सरकारें हैं जो बड़ी महत्वपूर्ण है, जिन्हें आपको दिमाग में रखना, जहां से प्रीलिम्स का सवाल आ सकता है। तो साइड बॉक्स में लिखा समानांतर सरकारें, पे लिखो बलिया। बलिया, बलिया ब्रैकेट में लिखो उत्तर प्रदेश, बलिया उत्तर प्रदेश में है। डैश लगाओ, चित्तू पांडे के नेतृत्व में, इतने फैक्ट याद रखो, बलिया में समानांतर सरकार बनी, कौन नेता है? चित्तू पांडे। बलिया के बाद नीचे लिखो तामलुक, तामलुक, ठीक है, तामलुक कहां है? बंगाल, ब्रैकेट में लिखो बंगाल। ठीक है, सतीश चंद्र सामंत, डैश लगाया, सतीश चंद्र सामंत नेता है, कूट मिलाने को कह दे तो आपको आसानी होगी, सतीश चंद्र सामंत। ऐसे सेमीकोलन, सतीश चंद्र सामंत के बाद जातीय सरकार, इनकी जो सरकार थी उसका नाम इन्होंने दिया जातीय सरकार। तो लिखो जातीय सरकार व विद्युत वाहिनियां, विद्युत वाहिनियां क्या थी? अचानक जाके हमला करती थी, विद्युत वाहिनियों का गठन। तीसरी सरकार है सतारा, सतारा कहां है? महाराष्ट्र। सवाल क्या बन सकता है? निम्न 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में निम्न में से किन राज्यों में समानांतर सरकारों की स्थापना हुई? ठीक है, किन राज्यों में? ये इसलिए सवाल है क्योंकि एक उत्तर प्रदेश है, दूसरा बंगाल है, तीसरा महाराष्ट्र है, चौथा इसमें बंबई दे सकते हैं। ठीक है, और आपको कंफ्यूज करने के लिए तो इस तरीके से दिमाग में याद रखना। ठीक, सतारा महाराष्ट्र। वाई बी चौहान, वाई बी चौहान या चौहान ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, वाई बी चौहान, वही सेमीकोलन, इन्होंने नाम रखा प्रति सरकार, प्रति सरकार कॉमा विलेज लाइब्रेरी। तुरंत सरकार चलाने लगे, पहला काम यही किया, लाइब्रेरी खोल दो, पढ़ाओ लिखाओ सारे। ठीक है, विलेज लाइब्रेरी कॉमा गांधी विवाह, सादगी से अंतरजातीय विवाह हो रहे हैं, गांधी विवाह कॉमा न्यायदान मंडल, न्यायदान मंडल, कहा कि इनकी कोर्ट कचहरी छोड़ दो, अपनी कोर्ट बना ली, न्यायदान मंडल आदि गतिविधियां। ठीक है, आदि गतिविधियां। अब इस बॉक्स को बंद कर दो। ट्रेड यूनियंस ने भी, यानी मजदूरों की जो सभाएं हैं, ट्रेड यूनियंस ने भी, ट्रेड यूनियंस ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, अगला पॉइंट, बंबई में, बंबई में उषा मेहता ने, उषा मेहता ने गुप्त रेडियो, गुप्त रेडियो अचानक से टेलीकास्ट होता था, गुप्त रेडियो, लोग सुनने लग गए, धीरे धीरे बहुत लोग सुनने लग गए और अंग्रेज उसको पकड़ने की कोशिश करते थे तो रोज वो जगह बदलती थी। उषा मेहता ने गुप्त रेडियो का संचालन किया। राम मनोहर लोहिया, राम मनोहर लोहिया, ट्रेड यूनियन बेटा ये होता है ना श्रमिक संघ, ट्रेड यूनियन में श्रमिक संघ भी लिख लो, मजदूरों के संगठन जो फैक्ट्रियों वगैरह में काम करते थे। ठीक है, लिखो राम मनोहर लोहिया इस रेडियो द्वारा, इस रेडियो द्वारा जनता को संबोधित करते थे। सवाल आ सकता है, बंबई में 1942 आंदोलन के दौरान गुप्त रेडियो का संचालन हुआ, निम्न में से कौन सा नेता भूमिगत रहकर उसमें जो है उसको रोज संबोधित करता था जनता को? राम मनोहर लोहिया करते थे। ठीक है, राम मनोहर लोहिया संबोधित करते थे। अरुणा आसफ अली ने, अगला लिखो, अरुणा आसफ अली ने बंबई में झंडा फहरा दिया, बंबई में झंडा फहरा दिया। हिंदू महासभा, मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट, हिंदू महासभा,
मुस्लिम लीग और कम्युनिस्ट इस आंदोलन से अलग रहे, इस आंदोलन से अलग रहे। डॉक्टर अंबेडकर इस कालखंड में वायसराय की कार्यकारी परिषद में थे, वायसराय की कार्यकारी परिषद में थे, यानी डॉक्टर अंबेडकर इस समय वायसराय के साथ है, ठीक है, अंग्रेजों के साथ है और उनकी परिषद के अंदर है, के साथ थे। और पेरियार ने भी, पेरियार का भी नाम हम लोगों ने सुना था, समाज सुधार आंदोलन के समय दक्षिण भारत तमिलनाडु के बड़े ये नेता बने, ठीक है। पेरियार ने भी इस आंदोलन का विरोध किया। आखिरी पॉइंट लिख लो, इस विद्रोह का क्रूर दमन कर दिया गया, इस विद्रोह का क्रूर दमन कर दिया गया। तकरीबन 10,000 लोग, तकरीबन 10,000 लोग भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान पुलिस की गोलीबारी या हवाई जहाजों से बमबारी, हवाई जहाज से साले बम गिरा देते थे, ठीक है, हवाई जहाजों से बमबारी में मारे गए, बमबारी में मारे गए, ठीक है। इतनी बात आ गई, भारत छोड़ो आंदोलन हो गया। एक पॉइंट है जिस पर कल हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से ये आंदोलन जो है ना गांधी जी के सभी आंदोलनों से भिन्न है और वो भिन्न दरअसल एक तरीके से गांधी की रणनीति का हिस्सा है। इस पर हम लोग कल बात करेंगे, ठीक है। चलो बस हो गया, हिमानी खत्म। आखिरी चीज बेटा कि जिस जो बैकलॉग का सवाल है, बैकलॉग बच्चे पूरा तुमको करना पड़ेगा, ठीक है ना, तुम लोगों को बैकलॉग पूरा करना पड़ेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर्स वगैरह देखो, अपने किसी दिन संडे को, सैटरडे को, किसी एक दिन अपने बैकलॉग के लिए थोड़ा सा समय निकाल के आया करो, ठीक है ना। तो बैकलॉग तो तुमको पूरा करना पड़ेगा, कितनी आराम से कर लोगे वो अलग बात है। शनिवार को हम लोग थोड़े से 2 मिनट बैकलॉग कैसे निपटाएं पर भी बात कर सकते हैं। तो मिलेंगे कल की क्लास में और कल से 10 बजे की क्लास में, ठीक है। चलो मिलते हैं।